हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल सुमन क्लासेस। आज हम आपके सामने एक नया विषय और नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे संचार। संचार यानी अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन, और इसी संचार को हम हिंदी में संप्रेषण भी कहते हैं। तो आज हम चलिए बात करते हैं संचार। इसी को हम संप्रेषण भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। ये एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जिसका हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शैक्षिक पाठ्यक्रमों में और तमाम सारी परीक्षाओं में इसका बहुत महत्व है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है संचार, जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, नेट से संबंधित फर्स्ट पेपर, आपके जितने भी और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित पेपर हैं, सभी में इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है समझने के लिए भी। और बहुत सारे पाठ्यक्रमों में सेपरेट टॉपिक के रूप में भी पढ़ने को मिलता है, कई बार BA एजुकेशन में और हमारे टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। तो इसको समझना और जानना इसलिए भी आवश्यक है कि ये हमारी वनडे एग्ज़ाम या जितनी भी हमारी परीक्षाएं होती हैं सर्विस की, चाहे वो टीचिंग से संबंधित हो चाहे नेट की हो, उनमें इसका बहुत महत्व है। तो चलिए आज इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आज हम इसके अंदर जिन विषयों पर बात करेंगे, हम इसमें क्या क्या समझेंगे, थोड़ा इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम आज इसका संप्रेषण का अर्थ समझेंगे, फिर हम इसकी परिभाषा समझेंगे, फिर हम इसकी आवश्यकता भी समझ लेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, और इसकी विशेषताओं पे एक नज़र डाल लेंगे, विशेषताएं समझ लेंगे, और इसके तत्व क्या हैं, यानी संप्रेषण के तत्व। तो ये संप्रेषण का अर्थ हो जाएगा, संप्रेषण की परिभाषा या संचार की परिभाषा, इसकी आवश्यकता, संप्रेषण की विशेषताएं, संप्रेषण के तत्व, इन पे हम बात करेंगे। और एक बिंदु इसका रह जाएगा संप्रेषण के प्रकार। इन सारे बिंदुओं पे हम बिंदु वाइज बात करने वाले हैं। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले अर्थ। देखिए, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो संचार यानी संप्रेषण या कम्युनिकेशन, ये जो संचार शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है संप्रेषण, और इसी संप्रेषण का जो है, ये जो संप्रेषण शब्द है या संचार शब्द है, एक शब्द है अंग्रेजी का कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतर या हिंदी वर्जन जो है संचार या संप्रेषण होता है। और ये जो कम्युनिकेशन शब्द है, ये जो कम्युनिकेशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से निकला है। कम्युनिस्ट इसका अर्थ होता है सामान्य या कॉमन, जिसको हम कहते हैं, इसी का मतलब है कॉमन, और इसी को हिंदी में कहते हैं सामान्य। तो ये हमारा इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। और सामान्य बातचीत में इसको अगर हम समझें तो ये संचार है क्या या संप्रेषण है क्या, यानी संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, उनके बीच विचारों या भावनाओं या संकेतों के माध्यम से उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। या ये कहिए एक ऐसी प्रक्रिया है संप्रेषण जिसमें व्यक्ति अपने
विचारों या भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का काम करता है। इसको हम संप्रेषण कहते हैं। तो चलिए इसको, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझने के लिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य भावों या भावनाओं भी कह सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार या संप्रेषण, संप्रेषण भी इसको आप लिख सकते हैं, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया, या कम्युनिकेशन भी आप लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दो या दो से अधिक, जब तक हमारे पास मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये जो व्यक्ति है और यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति है, जब तक दो व्यक्ति नहीं होंगे तो कोई भी हमारा विचार एक दूसरे तक नहीं जाएगा। एक तो बात ये है, यानी अकेले व्यक्ति में संप्रेषण नहीं होगा, क्योंकि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें भावनाओं या विचारों का या तथ्यों का या जो आपके विचार हैं उनका आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब यहाँ से कोई बात कही गई तो ये इसको समझेगा, सुनेगा और अपनी प्रतिक्रिया देगा, तब ये संप्रेषण जो है आपका पूरा होगा, संचार। यानी एक दूसरे के मध्य समन्वय स्थापित करना। ये मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य या अधिक व्यक्तियों के मध्य भावों विचारों का आदान प्रदान, मतलब जो है बातचीत होगी, करने की प्रक्रिया को संचार या संप्रेषण कहते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक इसमें दो या अधिक व्यक्ति ना हो। यानी अकेले व्यक्ति कोई भी संप्रेषण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता। माने मैं अभी यहाँ से बोल रहा हूँ तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, और आप मेरी बात सुन रहे हैं तो संप्रेषण हो रहा है, इसे समझ रहे हैं आप, और बदले में आप इसमें रिस्पॉन्स भी करते हैं। माने आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं तो वो आपकी प्रतिपुष्टि उसे हम बोलते हैं, उसमें मैं आगे बात करने वाला हूँ अभी। तो संप्रेषण तब तक पूरा नहीं होता जब तक दो व्यक्ति ना हो या एक कहने वाला हो, और इधर बहुत सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इधर बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी समझ सकता कि मंच पे एक आदमी भाषण दे रहा है और हज़ारों लोग सुन रहे हैं, या टेलीविज़न में एक व्यक्ति बोल रहा है, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो संप्रेषण हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेट करना या बातचीत करना, आपस में समन्वय स्थापित करना। तो ये तो इसका साधारण शब्दों में अर्थ हो गया। अर्थ की हम बात करते हैं। अब इसका दूसरे बिंदु पे हम बात करेंगे, तो इसकी हम अगर एक आध परिभाषा लेना चाहें तो हम परिभाषा लेंगे। इसको परिभाषा की अगर हम बात करें, सॉरी, परिभाषा, एक थे बर्नार्ड। तो बर्नार्ड के अनुसार इन्होंने इसके बारे में क्या कहा, इस पे हम बात करने वाले हैं। बर्नार्ड के अनुसार इन्होंने कहा संप्रेषण या संचार वह साधन है जिसके
लाइट गई क्या? जिसके द्वारा व्यक्ति आपस में एक संगठन में जुड़े होते हैं और सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति या उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। ये बर्नार्ड जी कहते हैं कि संप्रेषण या संचार वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति आपस में दूसरे से संगठन में जुड़े होते हैं और सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। माने जब तक चाहे परिवार हो, समाज हो या कोई संस्था हो या संगठन हो, जब तक आपस में संप्रेषण नहीं होगा, उनके बीच बातचीत नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो वो आपस में जुड़े नहीं रह सकते। और इस संप्रेषण के द्वारा वो एक दूसरे से जुड़े तो रहते ही हैं, लेकिन वो अपने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति भी करते हैं। ये भी इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो इस पे ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने इसके बारे में दी हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी समझने के लिए पर्याप्त है। मैं यहाँ पर एक ही लिख रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी आवश्यकता की, यानी संचार की आवश्यकता क्यों है। संचार की आवश्यकता या कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्या है, इसी को हम कह सकते हैं इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। यानी संचार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य एक समाज में रहता है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जब भी व्यक्ति को अपनी भावनाओं का या विचारों का संप्रेषण करना हो या दूसरों तक अपनी बात कहना चाहता हो, तो या दूसरों को अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है। जब तक संप्रेषण नहीं होगा या संचार नहीं होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी भावनाएं या अपने विचार नहीं पहुंचा सकता, या वो विचार विमर्श नहीं कर सकता, या डिस्कशन नहीं कर सकता। किसी विषय पर यदि आप चिंतन करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको संप्रेषण की ज़रूरत पड़ेगी। आज चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या संसद में, कहीं भी आपने देखा होगा संप्रेषण ही वो माध्यम है जहां विद्वान किसी विषय पर चर्चा करके आपसे विचार आदान प्रदान करके किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। अब हम ये समझना चाहें कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो यानी अपनी भावनाओं या विचारों को प्रसार करने के लिए, उन्हें अन्य लोगों तक या समाज तक पहुंचाने के लिए हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास कोई एक अच्छा प्लान है और उस प्लान को आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है, तो वो बाहर तब तक नहीं निकलेगा जब आप उसे संप्रेषित नहीं करोगे, जब तक संचार नहीं होगा। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों के आदान प्रदान करने के लिए संप्रेषण ही एक माध्यम है, उसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है अपनी बात को पहुंचाने का। व्यक्ति अपने भावनाओं का, अपने ये जो विचार हमारे अंदर होता है, व्यक्ति जब सोचता है तो ये चिंतन करता है, जितनी भी भावनाएं होती हैं उसका जो भाव होता है वो अमूर्त होता है। अमूर्त एक शब्द है, अमूर्त का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, उसके दिमाग में बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं,
तो जितने भी उसके दिमाग में विचार हैं वो सारे अमूर्त हैं। अमूर्त यानी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जब तक वो उनको संप्रेषित नहीं करेगा, चाहे वो लिख करके करे, प्रकट करे उसे, या मुंह से बोल करके प्रकट करे, या बॉडी लैंग्वेज के द्वारा दैहिक भाषा में संप्रेषित करे, या किसी अन्य माध्यम से संप्रेषित करे, वो जब हम चर्चा करेंगे, जब प्रकार पे जाएंगे, लेकिन जब तक वो उसे प्रकट नहीं करेगा तब तक उसके अमूर्त विचारों को जो है मूर्त रूप नहीं मिल पाएगा। तो यानी अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने के लिए भी हमें संप्रेषण की या संचार की आवश्यकता होती है। तो इसका हमारे दैनिक जीवन में अपने दुख दर्द बांटने के लिए, हास परिहास के लिए, आप जितना भी जीवन में आनंद लेते हैं, चाहे दुख प्रकट करते हैं या खुशी जाहिर करते हैं या शोक प्रकट करते हैं, इन सारी की सारी क्रियाएं जो हमारी अंतःक्रिया होती है, यानी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के बीच में जब अंतःक्रिया, जिनको हम इंटरैक्शन कहते हैं, अंतःक्रिया, वो तभी प्रकट होती है जब हम संप्रेषण करते हैं। तो संप्रेषण व्यक्ति के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बगैर जीवन नीरस हो जाता है। और यही संप्रेषण, यदि कक्षा चल रही है, क्लास चल रही है, तो एक अच्छी कक्ष के लिए, अच्छे प्रभावशाली कक्षा शिक्षण के लिए प्रभावशाली संप्रेषण बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक संप्रेषण नहीं होगा तो एक अध्यापक की बात छात्र नहीं समझेंगे। और जब छात्र अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो उसके अनुरूप संप्रेषण कैसा होना चाहिए या कैसा था, ये तभी तय होता है जब प्रतिपुष्टि होती है। तो ये तो इसकी आवश्यकता है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो अगले कुछ बिंदु पे हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं पे। विशेषताएं, अब बात करते हैं संप्रेषण की विशेषताओं पे। यानी इसकी खूबियां क्या है, इसमें खास बात क्या है। इन्हीं विशेषता को हम प्रकृति भी कह सकते हैं। कई बार प्रकृति शब्द का इस्तेमाल भी होता है, तो ये विशेषताओं में ही आ जाता है। मान लीजिए हम कुछ विशेषताओं में बात करें। नंबर एक तो यह संप्रेषण या संचार एक ही बात है, एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। ये द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी प्रक्रिया यानी ये अकेले नहीं हो सकती। यदि एक प्रेषक है तो एक प्रापक भी है। प्रापक यानी प्राप्तकर्ता हम जिसको कहते हैं। तो ये संप्रेषण तब तक नहीं हो सकता जब तक किसी संदेश को या सूचना को एक व्यक्ति भेजने वाला ना हो और दूसरा व्यक्ति प्राप्त करने वाला ना हो, यानी एक कहने वाला और एक सुनने वाला। तब तक ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। दो मार्गी प्रक्रिया जो कहा गया, इसलिए कहा गया कि इसके लिए दो व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है, या दो से अधिक, यानी एक कहने वाला तो सुनने वाले बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो ये द्विमार्गी प्रक्रिया है, एक मार्गी प्रक्रिया नहीं है। अकेला व्यक्ति संप्रेषण नहीं कर सकता। तो दूसरी विशेषता इसकी देखिए, संप्रेषण व्यक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करने वाली उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है, यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि संप्रेषण जब भी होगा या संचार जब भी होगा तो इसका एक निहित उद्देश्य रहता है। बिना उद्देश्य के कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी से ना तो विचारों का आदान प्रदान करेगा, ना संप्रेषण करेगा, ना बातचीत करेगा। इसलिए ये एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। एक टीचर, अध्यापक जब कक्षा में संप्रेषण करता है तो निश्चित उद्देश्य होता है कि उसका शिक्षण कार्य करे
वो छात्रों को पढ़ाना चाहता है, उसका जो उद्देश्य है वो शिक्षण कार्य करना है, और छात्र शिक्षण करते हैं, सीखते हैं। तो जब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा तो ये जो है संप्रेषण नहीं होगा। ऐसे ही व्यक्तियों के बीच में भी है, दो व्यक्ति जब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा आपस में बातचीत नहीं करेंगे बिना उद्देश्य के। और ये एक समन्वय, दो व्यक्तियों के बीच में समन्वय स्थापित करने वाली उद्देश्य युक्त प्रक्रिया। प्रक्रिया यानी उनके बीच में समन्वय होगा, जब बातचीत होगी, तालमेल होगा, तभी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति भी होगी। तो ये पहले तो समन्वय स्थापित होगा संप्रेषण के द्वारा, और फिर उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है। तो ये, और तीसरा देखिए, इसकी एक और विशेषता हम बताएं कि संप्रेषण यानी उत्तम शिक्षण के लिए प्रभावशाली संप्रेषण। उत्तम शिक्षण के लिए प्रभावशाली संप्रेषण आवश्यक है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तम शिक्षण के लिए प्रभावशाली संप्रेषण एक आवश्यक तत्व है, ये भी कह सकते हैं, आवश्यक तत्व है, ये भी कह सकते हैं। उत्तम शिक्षण यानी अच्छा शिक्षण, बहुत अच्छा शिक्षण से मतलब क्लास में ऐसा शिक्षण जो बहुत ज़्यादा बच्चों को समझ में आए और प्रभावशाली हो। तो प्रभावशाली संप्रेषण जो है वो उत्तम शिक्षण के लिए एक बहुत आवश्यक तत्व है। यानी यदि अच्छा शिक्षण करना है तो उसके लिए प्रभावशाली संप्रेषण बहुत जरूरी है, और ये इसकी विशेषता है। आगे हम और विशेषताओं पे बात करेंगे। तो इसमें एक बात हम ये भी कह सकते हैं संप्रेषण में कि संप्रेषण एक प्रबंधकीय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये कार्य है। यहां पर एक शब्द आया है प्रबंधकीय, यानी मैनेजमेंट। संप्रेषण आप कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये एक प्रबंधकीय कार्य कर रहे हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट माने आप किस तरह से अपनी बात कहना चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने और समझने वाले लोग समझ सकें। आप जो बात कहना चाहते हैं उसे बहुत अच्छे ढंग से कैसे लोग समझें, उसके लिए आप अच्छे शब्दों का चयन कैसे करेंगे, अच्छे माध्यम का चयन कैसे करेंगे, अच्छी भाषा शैली का प्रयोग कैसे करेंगे, या और अन्य ऐसे साधन जिनका उपयोग करने से बहुत ज़्यादा आपकी बात समझ में आए लोगों को। तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट करना होता है, प्रबंध करना होता है। तो इसलिए संप्रेषण जो है एक प्रबंधकीय कार्य है, और अच्छे संप्रेषण के लिए अच्छा प्रबंध का होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपका प्रबंधन अच्छा है संप्रेषण के लिए, तो आपका जो संप्रेषण है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो ये इसकी एक विशेषता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये बात हुई आपके विशेषताओं की, इससे आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हम अगले बिंदु पे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात करते हैं हम संप्रेषण के तत्वों की। तत्व यानी संप्रेषण के तत्व। संप्रेषण के तत्व यानी वे तत्व जिनको मिलाने के बाद पूरा संप्रेषण की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें संदेश होता है। संदेश होता है, संदेश के बाद दूसरे नंबर पर होता है प्रेषक, जो संदेश को भेजता है। फिर होता है संकेत भाव, यानी जो संदेश का भाव है उसके क्या संकेत होंगे, किस रूप में वो भेजा जाएगा, उसको तय करना होता है। फिर आगे होता है माध्यम, इसको हम अंग्रेजी में चैनल भी कहते हैं, माध्यम। और यानी पहले संदेश, प्रेषक, संकेत भाव, फिर माध्यम, और इसके बाद यहाँ ये जो संदेश जिसको भेजा जा रहा है इसको हम बोलते हैं प्राप्तकर्ता। इसी को हम प्रापक भी कहते हैं कई बार।
ये दोनों एक ही चीज़ है। प्रापक यानी ये संदेश को प्राप्त करता है और उस संदेश को प्राप्त करने के बाद उसका जो भाव है, निहित भाव है संदेश में, उसको समझता है। यानी निहित भाव को समझना। और अगला चरण होता है इसका एक्टिंग, जिसको हम कहते हैं प्रतिपुष्टि। और फिर ये जो है संप्रेषण पूरा हो जाता है। यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी समझते हैं कि ये जो संप्रेषण प्रक्रिया है इसमें ये फैक्टर काम करते हैं: संदेश, प्रेषक, संकेत भाव, माध्यम, प्राप्तकर्ता या प्रापक, और निहित भाव को समझना, और फिर उसकी प्रतिपुष्टि। सीधी सी बात है कि एक जो प्रेषक होता है, और ये दो के बीच में होती है, प्रेषक यहां प्रेषक होता है और यहां प्राप्तकर्ता होता है। प्रेषक को कोई भी संदेश भेजना है, प्रेषक को कोई भी संदेश भेजना है तो वो संदेश की प्रकृति को समझेगा, उसके भाव को समझेगा पहले कि इसका भाव कैसा है। मतलब ये बात बोलकर कही जा सकती है या लिखकर कहने से ज़्यादा असर पड़ेगा, या इसको चित्रों के माध्यम से समझाकर ज़्यादा अच्छा रहेगा, या किसी कैलेंडर में चार्ट बनाकर देना पड़ेगा जिससे सामने वाला यानी प्राप्तकर्ता जो है मेरी बात को समझ जाए। तो उसके लिए क्या करेगा? संकेत भाव को समझेगा और संदेश की प्रकृति को समझने के बाद माध्यम चुनेगा कि लिखकर कहा जाए, कि बोलकर कहा जाए, कि चित्रों के जरिए कहा जाए, और इस संदेश को फिर वो तैयार कर लेगा। और अब ये जैसी ही संदेश की प्रकृति होगी उस हिसाब से माध्यम चुनेगा, भेजा कैसे जाए। यदि पत्र भेजना है या ईमेल भेजनी है तो ईमेल के लिए ईमेल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करेगा। यदि उसे कोई साधारण डाक से जो है पत्र भेजना है या आदेश भेजना है या निर्देश भेजना है तो वो, अब तो खैर मेल भी चल रहा है, पहले डाक भी होती थी, तो माध्यम का मतलब जिसके द्वारा भेजा जाएगा, चाहे मेल से भेजे। और यदि कोई मौखिक किसी को आदेश देना है तो उसका फ़ोन नंबर इस्तेमाल करके टेलीफोन के जरिए, तो दूरभाष जो है वो माध्यम हो जाएगा, उसके द्वारा भेजेगा। किसको भेजेगा? प्राप्तकर्ता को, यानी प्राप्तकर्ता के पास संदेश भेजा। तो ये 3 बिंदुओं पे ये काम करता है प्रेषक। यानी एक प्रेषक जो है संदेश को उसके भाव के हिसाब से तय करता है कि किस माध्यम से भेजा जाए, और ये संदेश फिर प्राप्तकर्ता के पास जाता है। और ये जो प्राप्त करता है जब इसको रिसीव कर लेता है मैसेज को, तो फिर क्या करता है? उसे पढ़ता है, समझता है। तो समझने का मतलब ये जो अगला बिंदु है, निहित भाव को समझना। निहित भाव को समझना यानी जो संदेश में जो बात कही जा रही है वो क्या है उसको समझना है, और उसको समझने के बाद फिर ये अपनी प्रतिक्रिया देता है। यानी अगर कोई काम करने के लिए कहा है तो वो कहेगा हाँ मैंने समझ लिया, मैं ये काम आपका कर दूंगा। वो वापस क्या करता है? ये वापस फिर क्या है? पहले ये संदेश यहाँ से भेजता है, ये संदेश यहाँ प्राप्त हो गया, और जब ये प्राप्त कर लेता है तो ये प्रतिपुष्टि के लिए कहता है कि मुझे आपका संदेश मिल गया और जो आपने कहा है ऐसा ही होगा, या कुछ भी कह जाएगा। तो ये संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, यानी प्रेषक से प्राप्तकर्ता और प्राप्तकर्ता से फिर प्रेषक पे। अब यहाँ क्या हो जाएगा? पहले प्रेषक होता है और ये प्राप्तकर्ता होता है, और बाद में जब ये संदेश यहाँ पहुँच जाता है और इसको समझ लेता है भाव को, तो इसकी प्रतिपुष्टि करने के लिए कि मुझे आपकी सूचना मिल गई है, फिर ये प्रेषक बन जाता है वापस, और फिर इसको भेजता है कि मुझे आपकी, फिर ये प्राप्तकर्ता बन जाता है और ये प्रेषक बन जाता है। यानी इस प्रकार से ये चलता है। तो जब ये दोनों ओर से, यानी प्रेषक की बात को प्राप्तकर्ता समझ लेता है और वापस कहता है कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई है या मुझे आपकी सूचना प्राप्त हो गई, तब संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। माना खाली इसने संदेश यहाँ से भेजा और इधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, नहीं इसने बताया कि मुझे आपकी सूचना मिली, कि मैंने समझा कि नहीं समझा, कोई पता नहीं चला, तो इसका मतलब संप्रेषण पूरा नहीं हुआ, संप्रेषण अधूरा है, क्योंकि अभी आपको प्रतिपुष्टि नहीं मिली है, आपको पता नहीं चला कि संदेश गया है कि नहीं गया है, सामने वाले ने प्राप्त किया है कि नहीं किया है, उसको वो बात समझ में आई है कि नहीं आई है, तो संप्रेषण निष्प्रभावी हो गया, प्रभावी नहीं हुआ। और यदि ये प्राप्तकर्ता आपको वापस कहता है कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई, मुझे आपकी सूचना मिल गई है, तो इसका मतलब आपका संप्रेषण प्रभावशाली होगा, जो आप कहना चाह रहे थे वो सामने वाले ने समझ लिया है। तो संप्रेषण की ये जो प्रक्रिया है, इन
तत्वों के बगैर पूरी नहीं हो सकती। यानी संदेश, पहले संदेश होगा आपके पास, संदेश, ये प्रेषक जो है संदेश को तैयार करता है, चाहे वो लिख कर करे, चाहे बोल कर करे या संकेत के भाव से करे, और फिर उसका माध्यम चुनता है उसको भेजने के लिए, कैसे भेजा जाए इसको प्राप्तकर्ता के पास। और फिर प्राप्तकर्ता जब संदेश को प्राप्त करता है तो उसे समझने की कोशिश करता है कि इसमें क्या कहा गया है, कौन सी बात है, क्या कहा जा रहा है, मुझे क्या करना है। और उसको समझने के बाद फिर वो वापस प्रतिपुष्टि करता है कि मुझे आपका संदेश मिल गया है या मैंने आपकी बात समझ ली है। तो तब ये संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा बहुत इतनी समझने वाली बात है, क्योंकि जब हम आमतौर पर हम बात भी करते हैं तो जैसे हम बात करते हैं तो एक दूसरे के चेहरे के हाव भाव को देखकर हम समझ लेते हैं कि मेरी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो उसका रिस्पॉन्स हमें मिलता जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हमारी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो जब वापस हमें उसकी प्रतिक्रिया मिलती है, प्रतिपुष्टि जिसको हम बोलते हैं, तब संप्रेषण हमारा पूरा हो जाता है। तो ये तो थे संप्रेषण के तत्व। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं और फिर अगले बिंदु पे बात करते हैं। अगला है संप्रेषण के प्रकार। प्रकार माने कितने टाइप का होता है, ये कितने प्रकार से हम संप्रेषण कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संप्रेषण मुख्य रूप से यदि आप इसको समझें तो खास तौर पर मनुष्य जो भी संप्रेषण करता है वो दो ही प्रकार से करता है, एक तो शाब्दिक रूप में और एक अशाब्दिक रूप में। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक यानी जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और अशाब्दिक यानी जिसमें हम कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अब ये कैसे होता है इसको ज़रा सा और समझ लेंगे। शाब्दिक संप्रेषण में हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो संप्रेषण है शाब्दिक संप्रेषण, ये भी दो प्रकार का होता है। इसको भी हम दो प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। यानी एक तो हो जाएगा हमारा मौखिक संप्रेषण, और एक हो जाएगा लिखित। यहाँ पर मौखिक शब्दों का मतलब है जब हम मुंह से बात करते हैं तो उसमें कोई ना कोई शब्द हमारे रहते हैं, उनमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और शब्दों का इस्तेमाल जब हम मौखिक रूप से करते हैं, मुंह से बोल करके करते हैं, ध्वनि के साथ करते हैं, तो उसे हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। और दूसरा इसका जो भाग है जिसमें हम लिख करके, यानी शब्दों को लिख करके अपनी बात कहते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो जो संप्रेषण होता है वो लिखित संप्रेषण हो जाता है। और ये दोनों पार्ट किसके हैं? शाब्दिक संप्रेषण के। मौखिक में भी हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और लिखित में भी। इसको हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मौखिक में हम जब करते हैं तो मौखिक में हम कैसे बात करते हैं? टेलीफोन पे हम बात कर सकते हैं, और इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? टेलीफोन जब हम करेंगे तो उसमें शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम। रेडियो में आपने देखा होगा, रेडियो सुनते हैं आप, तो रेडियो में भी जो बातचीत होती है वो शब्दों के द्वारा होती है, उसमें कोई लिखित बात नहीं होती। वो मुंह से बोलते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और टेप रिकॉर्ड में भी कोई अगर आप मैसेज करते हैं किसी को तो बोल करके करते हैं, उसमें आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ और होती है इंटरव्यू, जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार। आपने देखा होगा परीक्षाएँ होती हैं, आमने सामने बैठ करके एक शिक्षक जो है सवाल पूछता है किसी इंटरव्यू लेने वाले से, देने वाले छात्र से, तो उसमें भी हम मौखिक रूप से और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुंह से बोल करके बात करते हैं। इसके अलावा आपने सामूहिक संवाद देखा होगा, जब ग्रुप डिस्कस होता है, 4 आदमी इधर बैठ जाते हैं, 4 आदमी इधर बैठ जाते हैं, तो मुंह से बातचीत करते हैं, आपसी बातचीत, उसमें हम मौखिक रूप से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा आमने सामने का संवाद, कई बार आप परिवार में बैठ जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, आपस में बातचीत करते रहें किसी गंभीर विषय पे, चाहे आप उस पर चिंतन कर रहे हो, चाहे अपनी बात कह रहे हो, लेकिन आपका जो माध्यम है वो मौखिक है, मुंह से आप बात कर रहे हैं। तो जब आप मुंह से बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारा जो है मौखिक संप्रेषण हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा टेलीफोन पर भी यही करते हैं। आपने देखा होगा सभाएँ होती हैं, और सभाएँ बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएँ होती हैं,
या सम्मेलन होते हैं या गोष्ठियाँ होती हैं तो एक आदमी बोल रहा होता है और बाकी सब लोग सुन रहे होते हैं, तो उससे क्या है कि वो जो संप्रेषण है वो भी आपका मौखिक संप्रेषण है, जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शाब्दिक संप्रेषण है लेकिन मौखिक संप्रेषण है। इसके अलावा सम्मेलन गोष्ठियों में, तो ये तो आपकी हुई बात मौखिक संप्रेषण की, जिसमें हम बोलते हैं, बोल करके बात करते हैं। अब अगर हम लिखित की बात करें तो लिखित में जब हम बात करते हैं तो देखिए, आप लिखित में लिख करके बात करते हैं, तो चाहे आप ईमेल से करते हो या आप लेटर लिखते हो या आप परिपत्र, जिनको हम सर्कुलर भी कहते हैं, आदेश आया कोई विभाग में और उसमें कहा गया कि सब लोग कल से जो है अपने अपने विभाग में ये कार्य करें, इतने बजे से करें, इसके लिए ये नियम होंगे, तो नियमावली उसमें आ जाती है, तो नियमावली है वो भी आपका लिखित संप्रेषण हो जाएगा। तो आपका कोई आदेश आता है विभाग में लिखित रूप से, तो वो आपका वो भी लिखित संप्रेषण हो जाएगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे आपने देखा होगा, नियमावलियों के अलावा चार्ट रहते हैं, उसमें लिखा रहता है, वो भी आपका लिखित संप्रेषण है। रेखा चित्र आपने देखे होंगे। टेलीग्राम आपका जो होता है, पहले अब तो टेलीग्राम नहीं होते, फ़ोन हो रहे हैं सीधे। टेलीग्राम में जब चिट्ठी लिखते थे तुरंत जाता था, तो वो भी लिखित माध्यम था। और इसके अलावा रेखा चित्र, चार्ट, एक फैक्स भी होता है। अब तो मेल हो गया, इससे मेल के पहले एक फैक्स आता था, उसमें भी आप लिख करके एक पेज को लिखते थे और फैक्स में डाल करके उसको कॉपी करके पेस्ट करके भेज देते थे, तो वो भी आपका लिखित संप्रेषण था। तो इसके अलावा रिपोर्ट्स, प्रतिवेदन, बहुत सारे, यानी ऐसे सारे माध्यम जिनमें आप अपनी बात शब्दों में लिख करके दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो सारे जो है संप्रेषण के लिखित माध्यम है, यानी शाब्दिक माध्यम है। ये उसका एक शाब्दिक प्रकार है। तो ये तो भी बात हुई हमारे शाब्दिक प्रकार की। अब अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं अशाब्दिक पे। ये जो अशाब्दिक है, दूसरी प्रकार का संप्रेषण है अशाब्दिक। अशाब्दिक यानी जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये इसमें देखिए सबसे पहले होता है नंबर 1, इसका पार्ट, इसके भी कुछ भाग है, दृश्य संकेत। दृश्य संकेत का मतलब है दिखाई देने वाले, जो हम देख करके जिनका इशारा समझते हैं। संकेत माने इशारा, जिनको देख करके हम समझ लेते हैं, उनका इशारा समझ लेते हैं क्या होता है। ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा, आप रोड पर ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आपसे कोई बात नहीं हो रही है, कोई शब्दों का संप्रेषण नहीं हो रहा है, लेकिन आपके रोड पे जो है रेड लाइट जल जाती है। तो जो रेड लाइट जलती है वो एक अशाब्दिक संप्रेषण होता है। और कैसा संप्रेषण होता है? दृश्य, यानी दिखाई देने वाला। लाइट जली, आपने उसकी बात सुनी और अपनी प्रतिक्रिया दे दी। प्रतिक्रिया क्या दी आपने गाड़ी रोक दी, तो संप्रेषण हो गया। लाइट ने आपसे बात की, आपने जवाब दे दिया। तो ये वही चक्र जो मैं बता रहा था शुरू में कि संदेश सेंडर से लेकर के प्रापक तक, यानी जो वाहक है उससे लेकर के प्रापक तक जब आपकी प्रतिक्रिया आ जाती है तो संचार की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये दृश्य में देखा होगा, लाल पीली बत्तियाँ, आपने मूर्तियाँ देखी होंगी बहुत सारी जगह। मूर्तियाँ हैं, वो भी बोलती हैं, कुछ ना कुछ संप्रेषण करती हैं। कहीं नाच नृत्य की मुद्रा में बनी होती है, कभी भक्ति भाव की मुद्राएं होती हैं, तो वो भी कहती हैं कुछ ना कुछ, आपसे समझते हैं। और बहुत सारे कार्टून आपने देखे होंगे बने हुए, तो वो भी यही काम करते हैं। और ख़ास करके क्रॉसिंग पे, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डों पर जो बहुत सारी विभिन्न प्रकार की लाइटें जलती हैं, वो सभी इसी प्रकार के संप्रेषण के माध्यम हैं, जो अशाब्दिक माध्यम हैं। और इसके साथ साथ वो दृश्य संकेत हैं, जिनको देख करके आप समझ लेते हैं। दूसरा देखिए, इसमें एक प्रकार का और होता है श्रव्य संकेत। ये अशाब्दिक में ही आता है। श्रव्य संकेत से मतलब है जिनको सुनते हैं आप, वो भी संप्रेषण करते हैं। आप क्लास में हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आधा घंटे का आपका पीरियड होता है। आधा घंटे बाद जब आपकी घंटी बजती है, तो जो घंटी बजती है वो आपसे कहती है कि आपका समय पूरा हो गया। आप बदले में प्रतिक्रिया भी करते हैं, प्रतिपुष्टि करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि प्रापक
और रिसीवर किसके लिए बजी घंटी? टीचर के लिए। टीचर ने प्रतिक्रिया क्या दी? अपना पीरियड छोड़ दिया, अपना टॉपिक खत्म किया और वहाँ क्लास छोड़ दी। तो वो जो है सुनाई देने वाला है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस आ रही है, सायरन बज रहा है, हूटर बज रहा है, वो सुनाई देने वाला संकेत है। उनको देख करके हम प्रतिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? माने एम्बुलेंस रोड पर आ रही है, उसको उसकी साय साय की आवाज़ सुन करके हम उसे रास्ता दे देते हैं। हमने उसकी बात सुनी और अपनी प्रतिक्रिया दी, यानी मैसेज गया, संदेश गया, आपने यहाँ से प्रतिपुष्टि करके अपनी प्रतिक्रिया कर दी। तो ये जो पूरी एक प्रकार है संप्रेषण का, यानी दृश्य संकेत, और ये अशाब्दिक प्रकार का जो आपका संप्रेषण है, इसका ये एक नमूना है। आपने देखा होगा आपकी दुनिया भर की घंटियाँ बजती हैं, कभी कभी फैक्ट्रियों में सायरन बज जाते हैं, कोई आग लग जाती है कहीं पर तो उसके लिए अलग से हूटर बजता है। किसी अफसर की गाड़ी आ रही है, वो अपने जो है निकल गया, उसको लेकर के टाँ टाँ करता हुआ, तो तुरंत सब लोग जो है रोड छोड़ देते हैं। किसी मंत्री की गाड़ी आती है, सायरन बजता है, सुन करके आप छोड़ देते हैं। तो ये आपके सारे जो है श्रव्य संकेत है, जिनको सुन करके आप प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो संप्रेषण का एक प्रकार है। एक इसके अलावा तीसरा भी होता है, इसको हम बोलते हैं दैहिक भाषा। इसको हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, भाषा भी कह सकते हैं, इसको आप संकेत भी कह सकते हैं। दैहिक संकेत मतलब देह माने शरीर, यानी शारीरिक संकेत। ये कैसे आप महसूस करते हैं? कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है तो उसका चेहरा बुझा बुझा होगा, उसके एक्सप्रेशन जो है, उसकी जो फीलिंग है, उसको देख करके जो है बॉडी से देखने से पता लग जाएगा ये आदमी दुखी है। और बहुत ज़्यादा कोई खुश है, कोई मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराना भी जो है एक दैहिक भाषा का अंग है। कोई आदमी क्रोध करता है तो वो उसका जो है अपनी बात को कहने का तरीका है। कोई आदमी रो रहा है, वो संप्रेषण कर रहा है। तो ये जो सारी हमारी बॉडी लैंग्वेज है, कई बार हम बगैर शब्दों के, बगैर उसके हाथ से हिला करके किसी को बुलाते हैं, ऐसे करके इशारा करते हैं, या किसी को कहते हैं चला जा, या हम कई बार बच्चों के साथ खेलते हैं, ऐसे करते हैं, डराते हैं, उसको धमकाते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, इसका जो संप्रेषण है, हम बिना शब्दों के, बिना वाणी के अपनी बात कह देते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है और उस पर प्रतिक्रिया भी देता है। यदि आप किसी बच्चे को इशारा करके डांटते हैं तो तुरंत डर के मारे रोने लगता है, यानी आपने संदेश भेजा, उसने अपनी प्रतिक्रिया दी और आपके बीच में संप्रेषण हो गया। संप्रेषण कब हुआ? जब आपने उसको धमकाने की कोशिश किया, हाथ दिखाया और उसने रोना शुरू किया। यदि वो आपकी बात को देख करके कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो आपकी बात समझा ही नहीं है। आपका जो संप्रेषण है या तो वो सही नहीं है या वो अधूरा है, आपकी बात उस तक पहुंची नहीं है। तो ये संप्रेषण था, और संप्रेषण एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो मुझे उम्मीद है ये संप्रेषण आपका खत्म हो गया है, और इसमें मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके अवरोध भी होते हैं कुछ। अब ये जितने प्रकार के इसके संप्रेषण है, उतने ही प्रकार के अवरोध भी है। इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप। तो ये आपका जो संप्रेषण का टॉपिक है लगभग खत्म हो गया। इस पे एक थोड़ा सा बिंदु है, उस पर और चर्चा कर लेते हैं। अवरोध यानी रुकावटें क्या क्या हो सकती है संप्रेषण में, इस पे भी थोड़ी बात कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। यानी अवरोध यानी रुकावट, यानी ऐसी रुकावटें जिनके कारण आपका संप्रेषण प्रभावित होता है, या संप्रेषण जो है सही जगह पर जहां पहुंचना है, जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो सही जगह तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन पर थोड़ी सी एक नज़र डालते हैं। और इस नज़र डालने के साथ साथ हम इस पर हल्की सी चर्चा करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए नंबर 1 हम करेंगे भाषागत अवरोध। जब भी आप भाषागत अवरोध, जब भी आप संप्रेषण करते हैं तो उसकी कोई ना कोई भाषा रहती है। जैसा इसके प्रकारों में भी मैंने बताया, लिखित रूप में भी जब हम बात करते हैं तो उसकी भी भाषा होती है, और जब अलिखित यानी अशाब्दिक रूप में भी हम बात करते हैं तो उसकी भी कोई ना कोई भाषा रहती है। तो यानी जिस भाषा में, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, उसमें जब हम संप्रेषण करते समय यदि उसमें स्पष्टता नहीं है, यानी भाषा में अगर लिख करके कह रहे हैं तो स्पष्ट भाषा नहीं है, वो भाषा पठनीय नहीं है, सरल भाषा नहीं है, तो जिसको आपने संदेश दिया
वो आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा और उसका जो इंटरप्रिटेशन यानी उसका अर्थापन नहीं कर पाएगा, वो उसका अर्थ नहीं समझ पाएगा, तो आपको प्रतिक्रिया देने में उसे प्रॉब्लम आएगी। आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ समझ रहा है, तो ये भाषागत दिक्कत आ सकती है कि हो सकता है जो भाषा आपने प्रयोग की वो उस भाषा को जानता ना हो। तो इसलिए भाषा का जो है स्पष्ट होना, सरल होना और बोधगम्य होना बहुत ज़रूरी है। ये इसका एक कारण है। चाहे आपकी लिखित भाषा हो, चाहे मौखिक भाषा हो, चाहे दैहिक भाषा हो, चाहे संकेतों की भाषा हो, वो समझ में आने वाली भाषा होनी चाहिए। एक तो इसका महत्वपूर्ण बात ये है। दूसरा, देखिए इसमें एक दूसरा बिंदु आ जाता है दृष्टिकोण अवरोध। देखिए किसी भी चीज़ में जब दृष्टिकोण की बात आ जाती है, दृष्टिकोणात्मक, ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दृष्टिकोणात्मक अवरोध। ये इस तरह से होता कि मान लें आपने जो संदेश भेजा है वो आप कुछ कहना चाह रहे हैं और समझने वाला उसे कुछ और समझ रहा है, या वो आपकी बात से सहमत नहीं है, वो कुछ अलग से कहना चाह रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है दृष्टिकोणात्मक अवरोध में कि आपका दृष्टिकोण अलग है और जिससे आप बात कर रहे हैं उसका दृष्टिकोण अलग है। तो मतों में भिन्नता होने के कारण भी एक दूसरे की बात को समझने में प्रॉब्लम आती है और उसके कारण हमारा संप्रेषण प्रभावित हो जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहा है। मान लें कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, वो अपने छोटे कर्मचारियों से कोई बात कह रहा है और बीच में जो दूसरा अधिकारी है जो उस मैसेज को आगे भेज रहा है, आपने देखा होगा एक बड़ा अधिकारी होता है, फिर छोटा अधिकारी, फिर छोटा अधिकारी, छोटा अधिकारी, यहाँ से एक आदेश चलता है, ये इसके पास आता है, इसके पास आता है, तो इसने इसकी भाषा कुछ और बनाई, यहाँ से आदेश आया, इसने इसकी भाषा कुछ और टाइप की अपनी सुविधा के अनुसार, और यहाँ से जो कहा जा रहा था वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाया पूरी तरह से, क्योंकि बीच में या तो पक्षपात हो गया या कोई उस भाषा को जानने वाला नहीं था कहा क्या जा रहा है और समझा क्या जा रहा है, तो दृष्टिकोण का अंतर हो गया। या फिर कई बार पक्षपात भी कर लेते हैं कि मुझे ये बात पूरी तरह से आगे पहुँचानी नहीं है। तो ये एक अवरोध है जो संप्रेषण में दिक्कत पैदा करता है। इसके अलावा देखिए एक और अगर हम करें संगठनात्मक अवरोध, संगठनात्मक अवरोध, इसको अगर हम इस तरह से भी कहें कि संगठनात्मक, या तो जो आपने मैसेज देना है या जो सूचना आपने दी है, चाहे वो लिखित दी है, उस सूचना का आपने सही तरह से संगठनात्मक गठन नहीं किया, यानी उसकी जो व्यवस्था है किस रूप में जानी चाहिए, या तो आपने वो नहीं की। एक कमी ये संगठनात्मक की हो सकती है, तब भी आपका संदेश सही तरह से नहीं पहुंचेगा। दूसरा, जिस संगठन में आप संदेश भेज रहे हैं, संगठन ही होता है, माने एक विभाग है, कोई डिपार्टमेंट है, उसका सीनियर ऑफिसर अपने जो है नीचे अधिकारियों को आदेश देता है कि आप प्रतिदिन इतने बजे आएँ या इतना काम आपको करना है पर डे, और संगठन में अधिकारी का विरोध हो जाता है शुरू, और संगठन सही तरह से उसको फॉलो नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात को आगे पहुंचाने में दिक्कत आती है। तो ये संगठनात्मक जो अवरोध है, चाहे वो सूचना के गठन का हो और चाहे सूचना के प्रसारण का संगठन हो, दोनों स्तर पर जब ये दिक्कत आती है तो ये हमारा जो संप्रेषण है वो प्रभावित होता है। और इसमें देखिए, माने आपने सूचना भेजी, या आपने कई बार ऐसा भी होता कि मतलब एक वक्ता जो है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं संगठनात्मक अवरोध को, कि एक नेता भाषण दे रहा है और पब्लिक सुनने के लिए बैठी है, लेकिन पब्लिक में जो है बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो जो पूरा संगठन है, पूरे लोग हैं, वो तितर हैं, व्यवस्थित नहीं है, तो पब्लिक भी एक संगठन ही हो गया। वो शोर कर रहे हैं, कोई नारेबाजी कर रहा है, बीच में जो कहा जा रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या कह रहा है, तो ये इसको प्रभावित करता है। आप जहाँ भाषण देने वाला है वो कितनी दूर पे बैठा है, सुनने वाले लोग कितनी दूर पे बैठे हैं, आपकी आवाज़ वहाँ जा रही है कि नहीं जा रही है, तो ये भी जो एक अवरोध है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो मैनेजमेंट है, बैठने का सिस्टम है, कितनी दूरी पे लोग बैठे हैं, आपका माइक किस दिशा में है, या कोई बोलने वाला जो बैठा है वो खुले क्षेत्र में बैठा है तो उसकी आवाज़ कितने एरिया में जा रही है, लोग कितनी दूर पर बैठे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं संगठन करके ही होगी। इसका संगठनात्मक जो सिस्टम बनाना पड़ता है संप्रेषण के लिए, उसमें जब दोष आ जाता है तो हमारा संप्रेषण
प्रभावित हो जाता है। व्यक्तिगत अवरोध एक और होता है। व्यक्तिगत अवरोध की यदि हम बात करें, एक और होता है व्यक्तिगत अवरोध। मान लीजिए जिले का जिलाधिकारी अपने निम्न अधिकारी को आदेश देता है कि आप शाम तक जो है 5 आदेश टाइप करके इनको डिस्पैच करके विभाग में डाल दीजिए, जो जिसके लिए भी भेजने हैं। उस अधिकारी की कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, वो टाइप नहीं कर पाया शाम तक, या उसे तकलीफ है, वो अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पा रहा है, या उसकी घरेलू प्रॉब्लम है, या उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, या व्यक्तिगत शारीरिक दिक्कत है। तो जो बात उसे कही गई वो जितने बजे जहां पहुंचनी थी वो नहीं पहुंच पाई, क्योंकि अधिकारी की व्यक्तिगत प्रॉब्लम उसके आगे जो है उसके बाधा बन गई है। कई बार किसी कर्मचारी की तबीयत खराब हो गई, उसे कोई काम दिया गया, उसने जो सूचना उसको दी गई थी वो आगे पहुंचाने में देरी कर दी, तो संप्रेषण नहीं हुआ सही तरीके से, तो उसमें संप्रेषण प्रभावित हो जाएगा, जिसका यह है कि जिस उद्देश्य से संप्रेषण किया गया उस संप्रेषण का जो उद्देश्य था वो प्राप्त नहीं होगा। तो ये व्यक्तिगत अवरोध भी हैं जिनके कारण बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं, पारिवारिक दिक्कतें आ जाती हैं, और इसके अलावा जो छोटे कर्मचारी हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बड़े अधिकारी ने कोई काम कहा, किसी को आदेश दिया और छोटे कर्मचारी उसको मान ही नहीं रहे, फॉलो ही नहीं कर रहे हैं उसको, तो वो भी संप्रेषण नहीं हुआ। जिस काम के उद्देश्य से संप्रेषण किया गया है, जो बात कही गई है उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो ये संप्रेषण की एक व्यक्तिगत बाधा है जिसके कारण हमारा संप्रेषण प्रभावित होता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य में भी होते हैं। जैसे अन्य में भी अगर आप बात करें तो अन्य में जैसे बहुत सारे अन्य अवरोध आ जाते हैं। जैसे दोषपूर्ण भाषा शैली, या किसी ने हाथ से लिख करके आदेश दिया तो उसकी लिखावट इतनी खराब है उसे पढ़ ही नहीं पा रहा है कोई। बातचीत का जो बोलने का जो उच्चारण है, बहुत सारे लोग तुतलाते हैं, हकलाते हैं, जो को कहा कहना चाह रहे हैं वो सुनने वाला सही समझ नहीं रहा, सामने ही बैठा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। तो भाषा की जानकारी के अभाव में भी कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि संप्रेषण हमारा प्रभावित रहता है। तो ये आपके जो थे अवरोध थे कुछ, इनको आप समझ लेंगे। और अवरोध से मतलब है जितने प्रकार के संप्रेषण हैं, यदि वो सही तरीके से नहीं किए जाते, उनको फॉलो नहीं किया जाता, तो आपका संप्रेषण प्रभावित होगा, वही उसके अवरोध होते हैं। तो ये इसके अवरोध थे। तो मैं समझता हूँ ये आपका संप्रेषण का चैप्टर क्लोज हो गया। मैं समझता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आपसे निवेदन है कि यदि आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कोई शंका आपके मन में है इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। आपके सुझाव का मैं सदैव आदर करूंगा। और इसके अलावा फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे किसी और बिंदु के साथ। इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।